कि क्या गैर नियोजित विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार है। आप अपनी राय firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस मसले पर आप क्या सोचते हैं। बात है नदियों की। नदियां भी पर्यावरण का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या सूरत है चंबल की। चंबल कोटा में बहती है, लेकिन यहाँ क्या हालात हैं प्रदूषण को लेकर, अब इसकी बात करते हैं, सुनते हैं। चंबल नदी हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी नदी है जिसमें सबसे कम प्रदूषण है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि चंबल नदी में गंदे नाले गिर रहे हैं। कुछ जो हमारे शहर का कुछ नाले उसमें जाते हैं जो हमारे कोटा बैरेज से नीचे का हिस्सा है। कुछ थोड़े से हिस्से ऐसे हैं जिसमें कि कोटा बैरेज से ऊपर भी गंदे नाले गिर रहे हैं। हमारी नदियाँ विशेष रूप से चंबल भी प्रदूषित होती जा रही है। इसमें जो कुछ भी हमारे सामने दिख रहा है उसमें पॉलीथीन की थैलियों के माध्यम से उगते हुए जो कुकुरमुत्ते की तरह जो जलकुंभी हमारे साथ आ गई है, उसने हमारी तमाम नदियों को प्रदूषित कर दिया है। नदियां एक अहम हिस्सा है। जयपुर का आमनशा नाला कभी द्रव्यवती नदी हुआ करता था, लेकिन आज सूरत हाल ऐसा है कि नाला है और वहां भी गंदा पानी, औद्योगिक विकास के नाम पर छोड़ा जाने वाला वेस्टेज वहां बहता है और उसमें सब्जियां उगाई जाती है। विष्णु जी, ये मसला काफ़ी अहम रहा है। कृषि विभाग को लेकर बात हुई है, स्वास्थ्य महकमा इस पर सचेत रहा है, लेकिन हर बार नियम दरकिनार हो जाते हैं। सब्जियों में जहर खाया जाता है, आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कुछ नहीं होता। फिर भी जब सब्जियों में जहर का मामला चला तो मेरे पास एक अखबार से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे ये बात सामने आई है, आप लोग इसमें क्या करेंगे, क्या कहेंगे। तो मैंने उसमें जो कहना था मुझे कहा, तो मैंने कहा कि एक बार मैं मंत्री जी से पहले बात कर लेता हूँ, वो क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको अपना वर्जन दे दूंगा। जब पूछा तो मंत्री जी का जवाब था कि ये तो खाद का काम करेगी। तो मेरा निवेदन ये है कि सीरियस कोई नहीं है, सब मजाक में पर्यावरण को ले रहे हैं, जबकि इसका कितना बड़ा नुकसान हमें आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक आप अमानिसा नाले की बात करते हैं, अमानिसा नाला जो द्रव्यवती नदी था, राजविलास में इसका लेख है, वर्णन है इसका, उसमें जितने भी मकान हैं उसमें 10% केवल गरीबों के मकान हैं, 80% सब सफ़ेद पोश जितने भी बड़े बड़े माड़ा पहनने वाले, फीते काटने वाले लोग हैं, उन लोगों के मकान हैं। जी प्रेम बियानी जी, प्रदेश के 3 बड़े शहर हैं जो भारत के 43 शहरों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित माने जाते हैं। भिवाड़ी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पाली है और तीसरा जोधपुर है। ये तीनों बड़े शहर विकास की बात करते हैं, उद्योग यहाँ पर प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि उद्योगपति जब अपनी इंडस्ट्री को सेटल करने वाले होते हैं तब तमाम शर्तों का उल्लेख करने के बाद साइन कर देते हैं उन पर, लेकिन बाद में जब अमल की बात आती है तो काम नहीं होता। क्यों चूक करते हैं? क्योंकि चंद पैसे बचाने। मैं ये समझता हूँ कि इसमें पैसे बचाने वाली बात जो है वो कहीं लागू नहीं होती है। फिर क्या कारण? जिस अधिकारी ने उनसे अंडरटेकिंग लिया है वो उसको प्रॉपरली रेगुलेट क्यों नहीं करता, क्यों उनको अलाउ करता है कि तेरी क्या चिमनी किसी से उद्योगपति की जिम्मेदारी नहीं है? सारा काम सरकार का है। मैं कहता हूँ, मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ और प्रदूषण से मैं भी प्रभावित हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है साहब कि अगर उद्योग ने किसी उद्योगपति ने कोई उद्योग लगाया है और उससे जितना पर्यावरण होना है जो निर्धारित है उस सीमा से बाहर अगर हो रहा है तो उसे बंद करने की कार्रवाई कर देनी चाहिए। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनके अंदर उन्होंने नोटिस दिया 15 दिन में आपका कारखाना बंद कर देंगे, आपको ये एग्जीक्यूट किया करना, ये आपको मशीनरी लगानी है, आपके यहाँ से ये इतना पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बंद करने के आदेश दे देने चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ओजरा जी, क्या कभी आपको याद है किसी एक उद्योगपति को आपने पेड़ों को लेकर नोटिस थमाया हो, या फिर आपका कभी ऐसा इत्तेफाक पड़ा हो कि कहीं कोई चूक हुई है और फिर आपने सरकारी स्तर पर वहां उसको अमल में लाने की कोशिश की हो? बहुत पुरानी बात है, मैं सरिस्का में था तो हाल की बात कीजिए, क्योंकि पर्यावरण संबंधी बात है। 10 साल की बात कीजिए आप। 10 साल में ऐसा कब हुआ? 10 साल पहले की बात है। सरिस्का में था मैं, पोस्टिंग थी मेरी। सरिस्का में क्या था कि एक हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट लगना था। वहाँ जंगल बिल्कुल ऊपर एक प्लेटू है जंगल में,
वहाँ पे पानी इकट्ठा करके और जंगल काट के और लोगों को रहना था, और वहाँ से पानी को नीचे गिरा के बिजली पैदा करनी थी, अलवर को सप्लाई करनी थी, भिवाड़ी से सप्लाई करनी थी। ये बहुत बड़ी योजना थी, उसको हमने बंद किया और कोर्ट में उसके खिलाफ स्टे लिया और ये सारा काम किया, तो योजना बंद हुई। ऐसा करना होता है कई बार। परंतु आपने जो बताया कि साहब उद्योगपति नियमों का पालन नहीं करते, हो सकता है कि जैसे जो केमिकल जहर निकल रहा है उससे, इंडस्ट्रीज से, उसका आप बाई प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो तो आपकी फैक्ट्री से भी महंगा पड़ जाएगा, हो सकता है आपका, तो आप कर ही नहीं पाएंगे उसको, तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। ऐसी फैक्ट्रियों को तो स्वीकृत करना ही नहीं चाहिए मैं ना, आपको वो तो जो विकास होगा तो वो हो ही नहीं पाएगा। आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ। आज कम्युनिकेशन का ज़माना है और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगर उद्योगपति को इस बात के लिए पाबंद कर दिया जाए सरकारी नीति के अंदर कि आपको इस प्रोडक्ट को वापस बाई बैक करना है, तो आपका जो जितना ई वेस्ट है वो सारा का सारा ई वेस्ट वापस उद्योगपतियों के पास चला जाएगा और रिसाइकल होकर के फिर वापस फ्रेश प्रोडक्ट में मार्केट में आएगा। तो कितना बड़ा उसका फर्क पड़ जाएगा अपनी वैल्यू के अंदर। आज ये उद्योगपति एक मोबाइल बेचने से पहले 500 रुपये का, 400 रुपये का, 300 रुपये का प्रोविजन करके रखे कि ये जिस रोज भी डिस्पोजेबल होगा ये वापस ये कंपनी बाई बैक करेगी। तो ये जो बाजार के अंदर जो कचरा फैल रहा है, जगह जगह पे जो कचरा फैल रहा है, वो बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार जिस किसी भी प्रोडक्ट में प्रदूषण की प्रॉब्लम है, उस प्रोडक्ट के साथ में इस तरीके की पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जाना आप चाहिए। एक बड़े उद्योग संगठन से जुड़े रहे हैं, कारोबारियों के संगठन से जुड़े रहे हैं, क्या आपके ऐसे संगठन कभी कोई पहल करते हैं पर्यावरण को लेकर? एनवायरनमेंट कैसे सेव किया जाए, कैसे बचाया जाए? क्या इस पर कभी कोई पहल हुई, कोई सेमिनार हुआ है बजाय इसके कि कारोबार कैसे बढ़ाया जाए? आज भी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सेमिनार थी, उसके अंदर बहुत सारी चर्चाएं हुई। लेकिन अभी भाई ने ठीक कहा कि एक दिन बात करके और सारी बात को भूल जाते हैं। क्या हम कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें हम पूरे साल लोगों को इस बात को समझाएं कि पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है, सिविक सेंस का डेवलपमेंट हो, लोगों को इस बात की जानकारी होगी एक पेड़ आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके आने वाले पोते के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये सिविक सेंस का जो जानकारी है ये लोगों के अंदर होगा, वो किस तरीके से किस एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं। लोग बाग 1 टन के एसी की दरकार है, वहाँ 1.5 टन का एसी लगा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 5,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। उस 1.5 टन के एसी के लगाने से उसके अंदर जो वो पॉल्यूशन फैला रहा है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, इस बात का कैलकुलेशन वो नहीं कर रहा। जहाँ रात को 22 के टेम्परेचर के ऊपर वो उसको एसी को चलाता है, उसमें उसको 20 की ज़रूरत है, लेकिन वो 22 पे लगा के सो जाता है, साथ में रजाई और ओढ़ लेता है। अब मुझे ये बताइए आप कि लोगों को एनर्जी के बारे में पूरी जानकारी अप टू डेट कर देने की ज़रूरत है कि आपको कितनी बिजली और कितना पावर की ज़रूरत है, कितने कैपेसिटी के एसी की ज़रूरत है। क्या कारण है कि जो औद्योगिक घराने हैं या फिर ऐसे संगठन हैं 40 जैसे, वो इस दिशा में कोई काम नहीं करते? दिशा में काम करते हैं, लेकिन हर चीज़ के अंदर सरकार का सहयोग चाहिए होता है। अब जहाँ कहीं पर भी हम कोई सेमिनार करने की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट। आपने अभी कहा CSR के अंदर कागजों में कार्रवाई हो जाती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तक इस बात के ऊपर कोई इस तरीके का कानून नहीं बना, लेकिन अब आने वाले टाइम के अंदर जो नया कंपनीज एक्ट बना उसके अंदर इसका बैलेंस शीट में प्रोविजन करने का और उसका उपयोग करने के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था कर दी गई है। तो CSR एक्टिविटीज़ के अंदर भी एरिया स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलरली 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जितना पैसा CSR में आ रहा है उसको पर्यावरण के ऊपर ही अगर खर्च किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारी तस्वीर बदल जाएगी। जी विष्णु जी, एक भूरेलाल कमेटी बनी थी 2007 में, उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। खासतौर पर गाड़ियों को लेकर बात जो है कि वाहनों को लेकर एक एक्ट का जिक्र किया गया था इस रिपोर्ट में, उसको लेकर कहीं लागू नहीं हो पाता, सरकारें उसको लागू नहीं करती। प्रेम बियानी जी, आपको तो इसकी जानकारी मैंने पिछली बार वसुंधरा सरकार के टाइम पे अपने जो ईयरली जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें सरकार को सजेस्ट किया था कि पुरानी गाड़ी को कोलैप्स करके पुराना नंबर रजिस्ट्रेशन जमा करवा करके और नई गाड़ी का नंबर इशू करवाया जाए, जिससे भारत स्टेज 4 एक्ट था इसके लिए। हाँ, तो वो अगर कर दिया जाए तो गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अपने आप जब पुरानी गाड़ी खत्म हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी, तब आपको नई गाड़ी मिलेगी। अब आपके यहाँ पे जब गाड़ियों का आज 10,000 गाड़ियाँ करीबन 1 महीने के अंदर जो है वो सड़क के ऊपर आ रही है जयपुर के अंदर। एक बड़ा विषय है प्रदूषण को लेकर ये भी। अशोक गहलोत जी ने बोला कि जितने बेडरूम है उतनी गाड़ी लोगों के पास में पार्किंग करने की जगह नहीं है। तो ये क्या है? आप किसी चीज़ को रेगुलेट करिए, आप पॉपुलेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से। वही बात मैंने कही, जैसे CM साहब ने कहा कि जितनी गाड़ियां हैं उतने जितने बेड है उतनी गाड़ियां, लेकिन CM साहब ने कभी, हमने जो शिकायत कही कि साहब फलां जिले में हरित राजस्थान के तहत कितने पेड़ कागजों में लगाए गए हैं,
हकीकत में नहीं लगाए गए उन अधिकारियों को दंडित किया जाए, उन्हें सजा दी जाए। बिल्कुल, एक चूक भी अधिकारी को सरकारी नहीं स्तर मिली। से है, मॉनिटरिंग के लेवल पर है और इसको लेकर फिर सब अपना भी सेफर साइड, बचाव का रास्ता ढूंढ लेते हैं। चर्चा को जारी रखेंगे, कुछ ही पलों में लौटेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, बने रहिए। जो उद्योग होते हैं उनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उससे विविध प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उसके ठोस निस्तारण, कचरे के निस्तारण नहीं होने की व्यवस्था से ये टोटल पानी, हवा, सब चीज़ों को गंदा कर रहा है। उसकी वजह से टोटल बीमारियां, सारी चीज़ें फैल रही है। प्रकृति की पूजाए शुभ संकेत करे, प्रकृति की पूजाए शुभ संकेत करे। आज हमारा सवाल था, क्या गैर नियोजित विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार है? आपसे इस पर हमने राय जानी थी और 80% दर्शकों का मानना है कि हाँ, ऐसा होता है। अगर विकास सुनियोजित होगा तो पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। 20% हालांकि इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। भीलवाड़ा में भी प्रदूषण को लेकर हालात ऐसे ही हैं। वहां भी उद्योग बढ़ रहे हैं लेकिन पेड़ घट रहे हैं, और जहां तक बात है पर्यावरण का, प्रदूषण का, तो वहां हालात काफी विकट हो चले हैं। सुनिए आप। मिल को पानी आए जो नियम कालो पानी बेचा पियो तो क्या बेचा तू जावे, कूड़ा का पानी नियम खराब जाए नियम अच्छे कोई नहीं, पीनी ना नियम। ऐसा कुछ नहीं है, सबने अपने अपने ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं, आरोग्य व्यवस्थापना की हुई है, 0 डिस्चार्ज इनको सम्मति दी हुई है बोर्ड ने, और समय समय पर उसकी पालना कराई जाती है। अगर कभी पाया जाता तो उनको नोटिस करके उनको रिफ्यूजल दिया जाता है, सभी प्रकार की कार्रवाई की जाती है। तो उनको ये बताया जाता है कि वो पर्यावरण से संबंधित और श्रमिकों के वेलफेयर के संबंध में जितना अच्छे से अच्छा वो काम कर सकते हैं, और जितनी कानून की जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार के कानून हैं उन सब की वो पालना सुनिश्चित करें। पहला शख्स परेशानी को बताता है, दूसरा बताता है कि परेशानी तो है लेकिन इसका समाधान भी है, और जबकि तीसरा बताता है कि सरकार, नियम और कायदे क्या कहते हैं, इसका ज़मीन पर कैसे इस्तेमाल होता है, इसको लेकर कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद सूरत आती है प्रदूषण की, वो हमारे सामने है। प्रेम बियानी जी, पॉल्यूशन को लेकर एक बड़ा मसला पॉलीथीन का है। पॉलीथीन पर सरकार भी रोक लगा चुकी है। लगातार इस बात को लेकर आप कहते रहे कि सरकार से सहयोग नहीं मिलता। बीती सरकार ने पॉलीथीन पर रोक लगाई लेकिन उसके बावजूद उद्योगपति पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, उद्योगपति पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करते, कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। इट इज ए प्रॉब्लम। पहले कोई जमाना कारोबार था, के तौर पर मेरा जिक्र मैं कर रहा हूं कि कारोबार के तौर पर आज छोटे उद्योगपति हैं, उनका कारोबार उसी पॉलीथीन के पीछे चलता है, तो वो उसको लागू करते हैं। कंज्यूमर को कहां से मिलेगा पॉलीथीन? सरकार ने कंज्यूमर को पॉलीथीन के बैग के अंदर सामान ले जाने के ऊपर जो जानकारियां पैदा की, और जो कुछ भी 2-3 साल 4 साल पहले एक अभियान को चलाया जी। मुझे जो जड़ में प्रॉब्लम है उसको खत्म करने की जरूरत है। आप पॉलीथीन बनाने की परमिशन ही मत दीजिए ना। आप क्यों बनवाते हैं? जब पॉलीथीन बनेगा तो उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो उसका उपयोग होगा। मैंने वो जमाना देखा है जब मैं मेरे पिताजी के साथ में थैला लेके साथ जाता था, सब्जी खरीद के लाता था। आज कोई जाता थैला लेके? तो ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि पॉलीथीन हमें काम में नहीं लेना। आप खाली पॉलीथीन की बात क्यों करते हैं? पॉलीथीन से भी ज़्यादा ये जो पान पराग और ये जो इसकी जो पैकिंग आती है, ये लोग खा करके सड़क पे फेंक देते हैं। आप किसी भी रेलवे ट्रैक के आसपास से निकलिएगा, जुड़ा हुआ तो उद्योगों से है। क्या उद्योगपति अपने स्तर पर इसको लेकर कोई फैसला नहीं ले सकता कि मैं पर्यावरण के हित में 5 पैसे महंगा प्रोडक्ट बना दूंगा लेकिन मैं पर्यावरण को बचाऊंगा? देखिएगा, सब ये कंपटीशन का जमाना है। एक उद्योगपति, आ गई बात, हाँ आ गई बात, बिल्कुल ठीक है। सस्ता बनाएंगे, सस्ते से सस्ता बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा। मैं ये समझता हूं कि आवश्यकता रेगुलेशन की है। सरकार को इस प्रोडक्ट को काम लेने के ऊपर, बिल्कुल सरकार को इस प्रोडक्ट को काम लेने के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए कि आपको पॉलीथीन की कोई भी चीज काम में पैकिंग में नहीं लेनी है। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, बात सामने आ गई जी। हमारे कार्यकर्ता हैं अपने श्री कलपतरू संस्थान में, उन्होंने मक्का के पत्तों से, उसके मक्का के दाने से, उसके अनाज से थैली बनाई है और वो हमारे पास है। आज हमने वसुंधरा जी को उसका एक पैकेट गिफ्ट किया है
कि इसे राजस्थान में लागू कर दीजिए, हमें आप मक्का अवेलेबल कराइए, हम हमारी जो सौद है, हमारा जो सिस्टम है इसको बनाने का, वो हम आपको बताएंगे और पूरे राजस्थान में लागू कीजिए। वो अपने आप 90 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, ज़मीन में अगर गाड़ दो उसको और 90 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगी, डिस्पोजल हो जाएगा। तो ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट काम में लेने की लोग बागों को जानकारी दी जानी चाहिए। आप चलिए बिल्कुल बोजरा सही जी, कह मैं रहे हैं। आपके पास आता हूं। आज इस बहस के बाद अगर आप कहीं लौटते हैं, उसके बाद क्या ऐसा माना जाए कि कहीं कोई पर्यावरण को लेकर उल्लंघन कर रहा है, कहीं कोई पेड़ कट रहा है, या फिर बात है, सवाल है जयपुर की राजधानी में अभी पोस्टेड आप हैं, तो क्या ऐसा माना जाए कि पेड़ लगातार लगते रहेंगे? जो हरियाली को लेकर दावे किए जाते हैं कागजों में, वो सच में भी साबित होंगे? जहाँ तक जयपुर का प्रश्न है, इस बार जेडीए की तरफ से जो वृक्षारोपण होगा, पहले भी हुआ है, आपने ये देखा होगा जेएलएन मार्ग पे अशोक पेंडुला के पेड़ मेरे लगाए हुए हैं। एक बार मतलब हमने लगाए हैं। एक बार मान लीजिए सरकारी अफसर नहीं है, आप एक आम आदमी हैं और फिर पर्यावरण की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से बताइए आप। हाँ, पर्यावरण की बात कर रहे हैं ना। जयपुर में जो गाड़ियाँ बढ़ रही है, आप बता रहे हैं कि 10,000 गाड़ियाँ निकल रही है, रोज़ की निकल रही है, तो वो प्रदूषण जो फैल रहा है, जो गैसेज विषैली फैल रही है, उनको सिर्फ पेड़ पौधे ही सोख सकते हैं। जनसंख्या बढ़ेगी, कल कारखाने बढ़ेंगे, गाड़ियाँ बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली उसका इलाज क्या है? आप रोक तो पा ही नहीं रहे हैं उनको जी। न तो उद्योगपति रोक पा रहा है, न सरकार रोक पा रही है कि ये तो जनसंख्या बढ़ेगी, कल कारखाने बढ़ेंगे, विकास बढ़ेगा। अब पेड़ पौधे तो बढ़ा ही सकते हैं ना हम, तो पेड़ पौधे बढ़ाने के लिए भी कई बात सोचनी पड़ेगी। अब कई बार क्या है कि आप इस तरह से हो जाएंगे, नहीं साहब ये डिवाइडर है, इस पर भी लगा दीजिए, बड़े लगा दीजिए, आपके साहब इन्होंने झाड़ियाँ क्यों लगा दी? आप एक्सीडेंट भी हो सकता है, ट्रैफिक का भी ध्यान रखना पड़ता है, इतनी भीड़ आ रही है, तो उस हिसाब से पेड़ पौधे लगाने पड़ेगा। जहां तक सवाल यही था आज हमारा कि निवेदन सुनियोजित विकास क्यों नहीं होता, सड़क पर इस तरह का विकास क्यों नहीं होता, क्यों सड़क बनाने से पहले पेड़ लगाने की जगह नहीं छोड़ी जाती? हाईवेज आज बन रहे हैं, लगातार हाईवेज बनते हैं, उन पर भी जब टोल वसूली होती है उससे पहले ये दावा किया जाता है कि आप पेड़ लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जेडीए अभी तो वहाँ टोल की बात कर लीजिए। एक बार आऊंगा मैं आपके पास। अभी जेएलएन मार्ग की बात करें हम, तो जेएलएन मार्ग के बीच में अशोक के पेड़ लगे हुए हैं, तो आप जब गाड़ियां आमने सामने आती है तो न तो उनकी लाइटें पड़ती है एक दूसरे के ऊपर, और पर्यावरण जितनी गैस होती है वो भी काफ़ी मात्रा में सोखते ही होंगे। तो इस तरह से ये जो अशोक पेंडुला के पेड़ थे, ये मेरे द्वारा लगवाए गए थे, और आज एक सुंदर जंगल लगने लग गया है, मतलब पेड़ों की एक कतार लगने लग गई है। इसी तरह से आज जयपुर शहर के अंदर इस वर्ष हम मानसून के अंदर 1,10,000 तो वृक्ष लगा देंगे, बाकी 1.5 लाख के करीब झाड़ियां लगा देंगे, जिसे मेट्रो ट्रैक के नीचे भी लगाएंगे। पहल हो सकती है। विष्णु लामा जी, मैं आप बिल्कुल आखिरी वक्त है, मैं आपसे आपके पास आऊंगा। क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान कहीं है? अगर है तो आप पर्यावरण प्रेमी के नाते क्या मानते हैं, कहाँ हो सकता है? मैं सबसे पहले राजावत जी से माफी मांगूंगा कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। आप एक ईमानदार अधिकारी हैं, आपके साथ खूब सारे काम किए, खूब आशीर्वाद मिला आपका, लेकिन जेडीए ने जहां पर कहा कि हम 4 लाख पेड़ लगाएंगे, साहब इसको तोड़ करके 1 लाख पेड़ काटेंगे, 4 लाख लगाएंगे, तो जेडीए 4 लाख नीम लगाने की जगह झाड़ियाँ लगा के चला जाता है। वहाँ पर बोगनवेलिया की झाड़ियाँ लगा देता है, छोटे छोटे फूल के पौधे लगा देता है, और तीसरी कर लेता है कि 4 लाख पेड़ लगा दिए कागजों में, और पैसे नीम के उठाता है, पैसे नीम के उठाता है। हम लोग उसका विरोध भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, 2-4 बार खबरें लग जाती है, फिर क्या होता है, बात खत्म जी। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन किसी व्यक्ति, किसी सरकार की संस्था का अकेले का काम नहीं है, हम सबका काम है। किसी जाति, संप्रदाय, किसी विचार, किसी मंच, किसी पार्टी, किसी दल, ये किसी का काम नहीं है, ये सबका काम है। क्योंकि एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जैन समाज में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकरों के अपने 24 वृक्ष हैं। हमारे भगवान कृष्ण का पीपल वृक्ष प्रिय है, राधा जी का कदम वृक्ष प्रिय है, सुदामा जी का वो कौन सा है, वटिक वृक्ष प्रिय है। इसी फॉर्मूले को निभाए, अगर इसी तरह से पर्यावरण से प्रेम किया जाए तो निश्चित तौर पर पहल हो सकती है। लेकिन सवाल है खुद के स्तर पर जिम्मेदार बनने का और फिर दूसरों को जागरूक करने का। इस चर्चा में इतना ही। खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। हम दुआ करेंगे कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आज इतना ही। नमस्कार।